द सेल्फ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका डॉक्टर विनीता राहुरी कर्जी ने बॉटनी में एमएससी, ड्राइंग पेंटिंग में एमए और टीसीएच की पढ़ाई की है। अब तक उनकी 500 से अधिक रचनाएं अलग अलग अखबारों और पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। उनके उपन्यास, कहानी संग्रह और बाल साहित्य खूब पसंद किए जाते हैं। कर्मचक्र, एक जिंदगी दो चाहतें, इत्र में भीगी हथेलियां और पराई जमीन पर उगे पेड़ उनकी चर्चित किताबें हैं। विनीता जी को राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर कई साहित्यिक सम्मान मिल चुके हैं। उनकी कई कहानियां पुरस्कृत हुई हैं और उनकी रचनाओं का अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उन्होंने देश विदेश के साहित्यिक मंचों का संचालन किया है और उनकी रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी प्रसारित हुई हैं। आज हम उनकी कहानी सूरज की तरह नहीं ढलते पिता अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है सूरज की तरह नहीं ढलते पिता। मैं पोते को गोद में लिए हुए गैलरी में खड़े होकर चिड़िया दिखाकर बहला रहा था। मकान के पीछे विश्वविद्यालय की बड़ी सी खाली जमीन थी जिसमें तरह तरह के पेड़ लगे होने से सुबह शाम चिड़ियों का अच्छा कलरव लगा रहता था। ठीक इसी जगह कभी मेरे बेटे को गोद में लेकर मेरे पिता चिड़िया दिखाकर बहलाया करते थे। मेरी आंखों के सामने अचानक ही 30 बरस का अंतराल सिमट गया और मुझे लगा मेरी जगह मेरे पिता खड़े हैं। समय के पंख भी कितने बड़े होते हैं, एक ही क्षण में जैसे बरसों को नाप लिया। बाबा बाबा, ईशान अचानक नीचे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने देखा पीछे के आंगन में पिताजी तार पर अपने कपड़े फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तार ऊंचा था और उम्र के हिसाब से पिता की कमर अब झुकने लगी थी। वे बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी कुर्ते का कोना पकड़कर उन्होंने किसी तरह उसे तो तार पर टांग दिया, लेकिन रुमाल उनसे टांगा नहीं जा रहा था। मुझे निर्मला पर गुस्सा आया। क्यों नहीं उसने पिताजी के कपड़े तार पर फैला दिए। पाजामा फैलाने के बाद उन्होंने कंधे से बनियान उतारी। मैं अब और देखता खड़ा नहीं रह सका। ईशान को लेकर मैं नीचे आया। निर्मला और बहू आन्या नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैंने ईशान को आन्या की गोद में दिया और निर्मला से कहा, पिताजी से कपड़े तार पर फैलाए नहीं जा रहे, तुमने क्यों नहीं फैला दिए? माँ ने तो बहुत कहा था पिताजी, लेकिन दादाजी मानते ही नहीं, कपड़े भी खुद ही धोते हैं, आन्या ने बताया। मैं पीछे के आंगन में गया। पिताजी रुमाल सुखाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। लाइए मुझे दीजिए, मैं सुखा देता हूँ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मैं डाल दूंगा, रोज़ ही डालता हूँ, आज क्यों नहीं सुखा पाऊँगा? उन्होंने रुमाल को कसकर पकड़ लिया। अब आज मैं हूँ तो डाल देता हूँ तार पर। मैंने उन्हें इस तरह से कहा कि उनके अहम को ठेस न लगे। उन्होंने भी मेरी और ऐसी दृष्टि से देखते हुए मुझे रुमाल थमाया, मानो मुझे जता देना चाहते हो कि मैं तो सुखा सकता हूँ, लेकिन तुम जिद कर रहे हो इसलिए दे रहा हूँ। मैंने कुर्ते और पजामे की सलवटें हटाकर ठीक से फैला दिया। देखो रुमाल को ऐसे नहीं, आड़ा फैलाओ। मैंने कहा दिन भर अच्छी धूप रहती है, सूख जाएगा। वे जिद से बोले, इसीलिए मैं खुद ही डाल रहा था, तुम सुनते नहीं हो। मैं रोज रुमाल को आड़ा ही फैलाता हूँ। जाने क्यों मुझे अचानक ही ईशान की याद आ गई। मैंने रुमाल उनके कहे अनुसार फैला दिया। उनके चेहरे पर आश्वस्ति की और अपनी बात माने जाने की एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे ही सुखाना चाहिए, सब तरफ से अच्छी धूप लग जाती है। जी ठीक है, अब से मैं ध्यान रखूँगा, मैंने कहा तो वे खुश हो गए। आइए, मैंने उनका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने पल भर मेरी ओर देखा, फिर दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधकर आगे बढ़ गए। आजकल चलते हुए उन्हें अपनी कमर को सहारा देने के लिए दोनों हाथ पीछे बांधने पड़ते थे। कपड़े बाबू धो दिया करेगा आपके, आप क्यों धोते हैं?
मैंने उनके पीछे चलते हुए कहा, सारी जिंदगी मैंने खुद ही कपड़े धोए हैं। वे बोले, तब की बात अलग थी। मैंने कहा, क्यों, अब क्या हो गया? वे तुनक कर बोले। मैं चुप रह गया। बढ़ती उम्र की बात कहकर मैं उनको बुढ़ापे का एहसास कराकर दुखी नहीं करना चाहता था। निर्मला ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। आज आलू पराठे बने थे। पिताजी के लिए दलिया और बहुत कम घी में सिका पराठा अलग से था। उन्होंने दलिये की कटोरी को बड़ी खींच से देखा। आन्या ईशान को भी दलिया और आलू पराठा खिला रही थी, मगर ईशान को बस मक्खन की डली चाहिए थी। आखिर उसने प्लेट में हाथ मारकर मक्खन उठा लिया और किलकारी मारते हुए अपनी उंगलियां चाटने लगा। उसके मुंह पर मक्खन लिपट गया था। आन्या रुमाल से उसका मुंह साफ करने लगी, लेकिन ईशान अपनी करतूत पर खूब खिलखिला रहा था। मैं और निर्मला अपने पोते को देखकर निहाल हो रहे थे, वैसे ही जैसे पिताजी और माँ विशाल को देखकर होते थे। तभी पिताजी ने निर्मला से मक्खन मांगा। पिताजी, आपका बीपी हाई रहता है, डॉक्टर ने घी मक्खन खाने को मना किया है। निर्मला ने कहा, सूखा पराठा नहीं खाया जाता मुझसे। पिताजी बोले, आप दही ले लीजिए। उन्होंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। मैंने दलिये का डोंगा उठाया तो उन्होंने हाथ से उसे परे कर दिया। मक्खन दो, उन्होंने जिद की। निर्मला ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंख के इशारे से उसे कहा कि थोड़ा सा दे दो। उसने एक छोटा टुकड़ा मक्खन का उनकी प्लेट में रख दिया। वे खुश होकर पराठा खाने लगे। बीच बीच में वे रुमाल से अपना मुंह साफ करते जाते। जाने क्यों मैंने बहुत ममता भरे नज़रों से एक बार उन्हें देखा और एक बार ईशान को। दूसरे दिन मैंने फिर देखा। पिताजी तार पर कपड़े नहीं फैला पा रहे थे। मैंने धीरे से नीचे जाकर उनके कपड़े फैला दिए और बाबू से कह दिया कि तार को 6 इंच नीचे कर दे, ताकि पिताजी को दिक्कत न हो और उनका आत्मविश्वास भी बना रहे। शाम को मैं पिताजी और ईशान को लेकर बाहर टहलने निकला। निकलने से पहले मैंने पिताजी से कहा कि छड़ी ले लीजिए, चलने में सहारा रहेगा, आगे सड़क बड़ी उबड़ खाबड़ है। तुम ले लो छड़ी अपने लिए, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं चल सकता हूँ आराम से। वे थोड़ा तुनक गए छड़ी की बात पर। आजकल वे हर बात पर तुनक जाते हैं, चाहे मक्खन की बात हो या कपड़े सुखाने की या छड़ी की। मैंने धीरे से बाबू को इशारा कर दिया कि वो भी उनके पीछे पीछे साथ चले। सड़क पर आते ही ईशान हाथ छुड़ाकर अलग चलने की जिद करने लगा। हाथ पकड़ लेने पर वह पैर पटक कर रोने लगता कि उसे छोड़ दूं। दादू का हाथ पकड़कर चलते हैं बेटा, नहीं तो गिर जाओगे और बाऊ हो जाएगा, मैंने उसे समझाया। नहीं नहीं, उसने मेरे हाथ झटक दिए और खुशी से किलकारी मारते हुए सड़क पर दौड़ने लगा। विशाल भी ऐसे ही करता था। मैं उसे पकड़ने जाता तो वो हाथ छुड़ाकर अकेले चलने की जिद करता, जैसे कि बहुत बड़ा हो गया हो। पिताजी ईशान की जिद देखकर मुस्कुराते हुए बोले। मेरा आधा ध्यान ईशान पर था और आधा पिताजी पर। ईशान कभी दोनों हाथ फैला देता, कभी ताली बजाने लगता। अचानक उसे एक चिड़िया दिखी और वो उसे देखने के लिए उसने ऊपर नज़र की तो लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुआ। मैंने उसे थाम लिया। मैंने कहा था ना, दादू का हाथ थाम लो, नहीं तो गिर जाओगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार वह चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर साथ चलने लगा। हम यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों के लिए बने पार्क में पहुंच गए। बाबू ईशान को पार्क में झूला झुलाने लगा और मैं पिताजी के पास एक बेंच पर बैठ गया। मैं इसी यूनिवर्सिटी में बॉटनी का प्रोफेसर था और 6 माह पहले ही रिटायर हुआ। विशाल मेरा बेटा फिजिक्स का प्रोफेसर है और एक कठिन टॉपिक पर पीएचडी करने के कारण आजकल उसे समय कम ही मिलता है, लेकिन मैं पूरी निश्चिंती से पिताजी की वृद्धावस्था और ईशान की बाल्यावस्था का आनंद लेता रहता हूँ। पैदल चलकर आने के कारण पिताजी शायद थक गए थे। उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, शायद वे मुंह से सांस ले रहे थे। होठों के किनारों पर हल्की सी नमी बह आई थी। गाल लटक गए थे। गले पर और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थीं। आंखें धुंधली सी लग रही थीं। जांघों पर रखी हथेलियाँ और उंगलियाँ गांठदार हो गई थीं। कितने बूढ़े और अशक्त लग रहे थे पिताजी। मुझे याद आया वे पिता जो मुझे कंधे पर बिठाकर बस पकड़ने दौड़ते थे, जो बाजार से वापस आते हुए मुझे कंधे पर बिठाकर सामान से भरे थैले उठाकर आराम से सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे। दादा बनने के बाद भी वे इतने तंदुरुस्त थे, जिन्हें सब विशाल का ही पिता समझते थे। कब वे इतने बूढ़े और अशक्त हो गए? मेरे दिल में अजीब सा कुछ ऐंठने लगा,
गले में कुछ अटक गया। अचानक मेरा मन किया कि उनके कंधों पर सर रख दूं और वे मेरा सर थपथपा दें, लेकिन मैं उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा था जहां मैं प्रोफेसर था। मैंने ईशान पर ध्यान लगाने की कोशिश की। आंखें तो उस पर टिक गईं, लेकिन ध्यान पिताजी पर ही लगा रहा। जाने क्यों आज ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार फिर बच्चा बन जाऊं और पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर बाजार से घर ले आए, गोद में उठाकर मेरा बस्ता अपने कंधे पर टांगकर स्कूल पहुंचाने जाएं। जिस पिता ने मुझे उंगली थामकर चलना सिखाया, उसी पिता के कदमों को डगमगाते देखना मन को उदास कर देता है। जिस पिता ने जमीन पर सीधा खड़ा होना सिखाया, उसी पिता की कमर को झुकते हुए देखना हताश कर देता है। जिन कंधों पर बैठकर मैंने दुनिया देखी, उन्हीं कंधों को अशक्त होते हुए देखना दुखद है। समय क्यों पंख लगाकर उड़ जाता है? समय क्यों पिता को बूढ़ा और अशक्त कर देता है? पिता मजबूत और स्वस्थ क्यों नहीं रहते हर समय? मेरी आंखें भीग आईं। पिताजी रुमाल से होठों के किनारे पहुंच रहे थे। मैंने मुंह दूसरी ओर फेर कर शर्ट की बाह से अपनी आंखें पोंछ लीं। रात टीवी देखते हुए मैं सोफे पर पिताजी के पास ही बैठा। आजकल उनके आसपास रहना ही अच्छा लगता था। मुझे अपने बचपन और किशोरावस्था के वे दिन याद आ जाते जब पिता जवान और हट्टे कट्टे थे। मैंने घड़ी देखने के बहाने एक बार पिता की ओर देखा। वे पनीली धुंधलाई आंखों से टीवी देख रहे थे। ईशान पास ही खेल रहा था। आन्या उसके और पिताजी के लिए दूध ले आई। पिताजी को दूध का गिलास थमाकर वह ईशान को बहलाकर दूध पिलाने लगी। ईशान कभी हंसने लगता, कभी कुछ बोलने लगता। उसके होठों के किनारों से दूध बाहर आ जाता। आन्या उसे कुछ भी खिलाते पिलाते हुए एक रुमाल हाथ में रखती और उसका मुंह पोंछती जाती। पिताजी भी एक घूंट दूध पीते और मुंह रुमाल से साफ कर जाते। उनके जबड़े अब पहले जैसे मजबूत नहीं रह गए थे, होंठ लटकने लगे थे। मैं ईशान के होठों से बहते दूध को देखकर एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाता और उसी समय पिताजी की ठोड़ी पर बह आई दूध की बूंदें मेरे मन को एक दुख से, एक पीड़ा से भर देती। आजकल मैं खुशी और पीड़ा की इन्हीं दो विपरीत मनस्थितियों के बीच झूलता रहता था। रात में निर्मला तो सो गई, लेकिन मैं देर तक जागता रहा। जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैं पिताजी के बारे में ही सोच रहा था। जब तक पढ़ाने में व्यस्त रहा, तब तक कभी यह ध्यान नहीं गया कि पिता की भी उम्र बढ़ रही है। मुझे तो पिता ये शब्द ही मजबूती, ताकत, दृढ़ता का पर्याय लगता था। कभी सोचा ही नहीं कि पिता भी कभी बूढ़े हो सकते हैं। जैसे पिता को अपना रिटायर्ड बेटा भी बच्चा ही लगता है, वैसे ही बेटा चाहे रिटायर भी हो जाए, तब भी पिता उसे वही पिता लगते हैं जो उसे कंधे पर बिठाकर घर लाते थे। मैं उठकर यूं ही पिताजी के कमरे तक गया। जाने क्यों बस उन्हें देखने का मन हो आया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। पिताजी सो रहे थे और विशाल उनके पैर दबा रहा था। चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, बहुत बचपन से विशाल की आदत है सोने से पहले 10-15 मिनट अपने बाबा के पास बैठकर उनके पैर ज़रूर दबाता है। मैं बहुत खुश होकर और संतुष्ट होकर अपने कमरे में वापस आ गया। दूसरे दिन शाम को ईशान को लेकर गैलरी में खड़ा था। शाम को सभी पंछी घर लौट आते हैं, तो पेड़ों पर और आसमान में पंछियों की चहल पहल रहती है। अचानक मेरा ध्यान फिर नीचे चला गया। पिछले आंगन में पिताजी तार पर से अपने सूखे कपड़े उतार रहे थे। तार 4 इंच और नीचे करवा दिया था, लेकिन अब वो भी पिताजी के लिए ऊंचा पड़ने लगा था। मेरे सामने पश्चिम दिशा में आसमान में सूरज डूब रहा था। डूबते सूरज की ललचोही कालिमा में पिताजी भी डूबते से लग रहे थे। दिन के अवसान काल में सूरज ढलने लगता है और जीवन के अवसान काल में पिता ढल रहे थे। सूरज तो आज ढलकर कल फिर उगाएगा, लेकिन पिता सूरज की तरह नहीं ढलते। वे तो एक दिन ढल ही जाते हैं। मैं देख रहा था असहाय सा अपने पिता को ढलते हुए और कुछ कर नहीं पा रहा था। कहानी मैंने यहीं ख़त्म कर दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि इस तरह से दुख में मुझे भी छूटना अच्छा नहीं लगा। तो उसको थोड़ा सा मैंने और आगे बढ़ाया। मैं पोते को लेकर, ईशान को लेकर नीचे उतर आया। शाम को मैं पिता के पास बैठकर टीवी देख रहा था। जाने क्यों आज मेरा मन नहीं माना। मैंने उनके कंधे पर सिर टिका ही दिया और वे अपने कांपते हाथों से धीरे धीरे मेरा सर थपकने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजन समिति का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।